अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हमारा मूवमेंट वाला चैप्टर कंटिन्यू है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो है वो 2D के अंदर मूवमेंट निकालना सीखा था और 3D के अंदर मूवमेंट निकालना सीखा था। हमने फिर ये देखा था कि वी कैन यूज़ वेक्टर एंड स्केलर एनालिसिस, बोथ आर यूज़फुल। फिर ये हमें पता चला था कि जो है वो 2D के अंदर स्केलर एनालिसिस जो है वो हमें ज़्यादा कन्वीनियंट है, और इसी तरह 3D के अंदर जो है हमें वेक्टर एनालिसिस ज़्यादा कन्वीनियंट है। जब हम स्केलर एनालिसिस की बात करते हैं तो हमने जो है वो एफ डॉट डी जो है वो फार्मूले का यूज़ करना होता है, और जब हम वेक्टर एनालिसिस की बात करते हैं तो हम क्रॉस प्रोडक्ट यानी आर क्रॉस एफ का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए आज जो है वो हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। इसके अंदर बस थोड़ी सी चेंजेस होंगी, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो पुराना वाला ही है, क्या है वो स्केलर हो या वेक्टर हो। तो काइंडली जिसने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वाली जाके वॉच करे, फिर इस वीडियो पे आए तो उसके लिए समझने के लिए बहुत आसानी होगी। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है, आइए समझते हैं। With the force F, a person is creating the moment ma, what portion of ma is used in turning the socket। अब वो ये बता रहा है कि एक पर्सन जो है वो फोर्स लगा रहा है यहाँ पर, और वो एक मूवमेंट बना रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि मूवमेंट वो मतलब कौन सी पोजीशन के ऊपर बना रहे हैं, यानी ये सॉकेट किस तरफ टर्न होगा, या इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, कहाँ पर होगा। तो इसका एक रफली सा स्ट्रक्चर ये देखें इन्होंने बनाया हुआ है। अब देखें, फोर्स इज क्रिएटिंग मूवमेंट एमओ, हाउ मच एमओ एक्ट टू अनस्क्रू द पाइप। अब इस पाइप को अनस्क्रू करने के लिए कितना मूवमेंट चाहिए होगा। तो हमने स्केलर एनालिसिस की उस पर किया, जो है हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो डी होता है, और फोर्स हमारे पास फोर्स होती है जो लाइन ऑफ एक्शन पर एक्ट कर रही होती है। तो ये हम जो है मूवमेंट कैसे भी निकाल सकते हैं। अब हमें इन्होंने 20 × 0.6 दिया। अब यहाँ पर जो है वो 20 × 0.6, तो हमारे पास 12 न्यूटन आ गया। तो 0.6 ही क्यों लिया, क्योंकि मूवमेंट कहाँ पे बन रहा है, वाई एक्सिस पर बन रहा है। तो इसीलिए हमने ये देखें, आप मूवमेंट की डायरेक्शन देखें एम वाई, तो इसलिए हमने जो है वो वाई एक्सिस वाला 0.6 लिया। इसी तरह हम जब आते हैं कि इस वेक्टर एनालिसिस पे, तो मैंने आपको प्रीवियस भी बता चुका हूँ कि आर क्रॉस एफ होता है, लेकिन एमओ का कंपोनेंट मालूम करने के लिए हम एमओ कॉस थीटा ले लेते हैं, या एमओ को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है जैसा कि हमने जब हमें डॉट प्रोडक्ट के ज़रिए एंगल निकालना होता है, जैसे कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए का मॉड और बी का मॉड। और जब हमें प्रोजेक्शन निकालने का बोलते हैं तो प्रोजेक्शन के असल में मीनिंग ये होते हैं कि जैसे ये पेंसिल है, अब ये पेंसिल का देखें साया कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है। तो इस साए को प्रोजेक्शन बोलते हैं। इस प्रोजेक्शन का हमें जो है वो मैग्नीट्यूड बताना होता है। तो हम क्या करते थे कि फोर्स को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हमारे पास प्रोजेक्शन आ जाती थी, जैसा कि अभी मिड में भी ये सवाल आया हुआ था। तो आई होप आप सब ने किया होगा। तो आइए चलते हैं, अब हमें वेक्टर एनालिसिस के ज़रिए वो बता रहा है कि हमें जो है मूवमेंट को भी अब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो है मूवमेंट हमें किसी एक्सिस के अराउंड निकालना है। पहले हम क्या कर रहे थे, हम मूवमेंट पॉइंट के अलाउंग निकाल लेते, यानी फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते थे और हमारे पास मूवमेंट आ जाता था। इसी तरह जो है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो है हम ये आर क्रॉस एफ करते थे, वो भी हम एक पॉइंट के गिर्द करते थे। मतलब एक पॉइंट के ऊपर हम पोजीशन वेक्टर निकाल लेते थे, एक पॉइंट को अपना रेफरेंस पॉइंट बनाते थे, यानी ओरिजिन बनाते थे, और वहाँ से फिर हम शुरू होते थे, एक्स पे चलते थे, वाई पे चलते थे और जेड पे चलते थे। तो ये चीज़ होती थी। लेकिन अब हमें जो है मूवमेंट कहाँ पे निकालना है, एक एक्सिस के अराउंड निकालना है। तो एक्सिस के अराउंड निकालने के लिए हमें उस एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम मूवमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ, लेट्स मूव फर्दर। अभी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल देखें, given a force is applied to the tool to open a gas valve, find the magnitude of the moment of this force about the z axis of the valve। अभी एक ये वॉल्व है, वॉल्व खोलने के लिए हमें जो है वो फोर्स वैसे कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है। अब वो हमें ये बोल रहा है कि अब हमें जो है मूवमेंट निकालना है, कहाँ पे निकालना है, जेड एक्सिस पे निकालना है। तो अब मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि जेड एक्सिस पे निकालना है, तो हम जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर लेंगे, फिर हम आर क्रॉस एफ कर लेंगे। अच्छा, इसको मैंने जो है वो अपने ही आइडियाज़ के तौर पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल दिया है। वैसे इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहा जाता है, आप सर्च कर सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ हमें एक एक्सिस के दरमियान फाइंड करनी हो, सो वी कॉल्ड देम एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका निकालने का तरीका ये है कि वेक्टर आर जो है वो हम ए से भी कोई भी वेक्टर ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। मैं जो है वो ओ बी भी ले सकता था, मैं ओ ए भी ले सकता था।
क्यों ले सकता था? क्योंकि वो दोनों लाइन ऑफ एक्शन पर आ रहे हैं। ये देखें, अगर हमें इसको गौर से देखें, मैं यहाँ से लाइन एक्सटेंड करूँ बी तक, तो ये देखें ये फोर्स लाइन पर आ रही है, तो इसका मतलब मैं जो है वो आर ओ बी ले सकता हूँ। सही है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये हो सकता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लिए हैं तो उसमें मैंने बड़ी डिटेल से प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी समझाया है, आप ज़रूर वो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। लेट्स मूव फर्दर। तो हमने यूनिट वेक्टर निकालना है जेड एक्सिस का। अब आपको पता है कि जेड एक्सिस जो है वो उसकी ओरिएंटेशन क्या होती है, आई जे के की फॉर्म में होती है। तो आई जब जेड एक्सिस की बात करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि एक्स और वाई कॉम्पोनेंट डेफिनेटली भी ज़ीरो। सो 0i plus 0j plus 1k. Why 1k? Because the force is acting in the positive z axis, so we take 1k. If the force is downward, if the force direction is downward, so what we can do, we take -1. Why? Because force is acting in the negative z axis. So first of all we find RAB. RAB पोजिशन वेक्टर निकाल लिया। यू नो डैट RAB के लिए क्या करेंगे, B के कोऑर्डिनेट में से A के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास RAB आ जाएगा। तो ये इन्होंने यही किया है कि इन्होंने डायरेक्ट कर दिया है। वैसे मैंने आपको जो तरीका बताया वो ज़्यादा आसान है। आप कभी भी ये नहीं करेंगे कि डायरेक्ट आप पोजीशन वेक्टर ले रहे हो RAB का, क्योंकि उसमें आप ज़रूर कोई ना कोई मिस्टेक कर जाएंगे। तो इसलिए आप पहले ओरिजिन यहाँ पे पकड़ें, फिर OA निकालें, फिर OB निकालें, फिर B माइनस A कर दें, तो आपके पास RAB आ जाएगा। ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। आई नो कि थोड़ा सा टाइम टेकन है, लेकिन आपका जो है वो एफिशिएंट प्रोसेस है, मतलब 100% आपके चांसेस हैं कि आप सही क्वेश्चन करेंगे। सो हमने RAB निकाल लिया। अब हम फोर्स हमें पहले से जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तो इसलिए हमें फोर्स को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें पता है कि यूनिट हमें जेड एक्सिस के लोग निकालने, तो यूनिट वेक्टर 1k है, तो हमने फार्मूला लिखा FZ इक्वल टू यू डॉट RAB क्रॉस F। फिर हमने जो है वो 001 ऊपर, सबसे ऊपर पहले हमारे क्या आ रहा था जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे थे, IJK आ रहा था। सो लेकिन इसके अंदर जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, मतलब यही फार्मूला इस्तेमाल किया, मैं इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल रहा हूँ। तो ऊपर जो है वो यूनिट वेक्टर आएगा, दूसरी लाइन में पोजीशन वेक्टर आएगा और तीसरी लाइन में फोर्स आएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आएगा, मतलब इसके अंदर IJ के कॉम्पोनेंट नहीं होंगे। हालांकि जो हम पहले वेक्टर एनालिसिस कर रहे थे उसके अंदर IJ होता था। क्यों होता था? क्योंकि ये जो 001 वाली जगह है, इधर I होता था, J होता था और K होता था, लेकिन अब जहाँ पे नंबर है तो हमारे पास सॉलिड आंसर आए। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू।